Good morning, guys. First of all, most welcome to this first SFM class. As per the detail you have just got, this is the first class of SFM. कुछ शुरू करने से पहले बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो इस कोर्स के दौरान आपकी रहेंगी, वो आपने बहुत ध्यान से सुननी है। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, बट इस कोर्स के दौरान वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगी। पहली चीज़ कि इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको भी शायद आइडिया होगा मेरे पास आने से पहले, ड्यू टू आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस एंड ऑल, कि जिस कोर्स को जेसीए फाइनल का सिलेबस है एसएफएम का, जिस कोर्स को करने के लिए जनरली टीचर्स रेंजिंग फ्रॉम 200 आवर्स टू 400 आवर्स का एक टाइम फ्रेम लेते हैं। 80 से 100 क्लासेस होती हैं 3 से 4 घंटे की, तो 300 से 400 घंटे का टाइम लगता है। इसी कोर्स को हम लोग जब अब करने वाले हैं, हम अप्रोक्सीमेटली 40 टू 45 सेशंस ऑफ 1.5 आवर ईच, मतलब 60 टू 80 आवर्स मैक्सिमम में कंप्लीट करने वाले हैं ना। तो अब आप सब लोग समझदार हैं, आप भी जानते हैं कि इस तरीके से अगर मैं बोल रहा हूं कि जिस चीज को बाकियों को करने में 400 घंटा 300 घंटे लगते हैं, हम इतनी जल्दी उसको कैसे कंप्लीट कर लेंगे 70 टू 80 आवर्स। तो उसमें क्या हम कोई चीजें छोड़ने वाले हैं, नहीं छोड़ने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात कि हम कैसे कवर कर पाते हैं उसको, ये आपका बहुत वैलिड डाउट है, और उसके लिए आई विल डेफिनेटली अश्योर यू कि सबसे पहले मेरी बातों पे विश्वास करने की बजाय आराम से बिना किसी टेंशन के 3-4 क्लासेस आपने आराम से लगानी है, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगा पता कि हम इतनी जल्दी कैसे कवर कर पाते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बता दूं तो पहली 2 चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता नहीं कि आपको कुछ भी इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में पता है। अगर आपको पहले से पता हो, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको भूल जाएं। ठीक है, दूसरी चीज कि ऑब्वियस सी बात है कि 300 घंटे की चीजों को मैं 70 घंटे में बहुत फास्ट बोल के तो करा नहीं पाऊंगा, है ना। कितना फास्ट बोल दूंगा आखिरकार, है ना। तो उसके लिए कैसे होता है सर? फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि जो अप्रोच इस सब्जेक्ट में रहेगी वो ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच रहने वाली है। डिफरेंट सर कैसे? नॉर्मली ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बदनाम है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, है ना। पर मैं आपको बता दूं कि जिस अप्रोच के साथ हम लोग चलने वाले हैं वो प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रहेगी। उसमें कोई एक सिंगल भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपने अगर कोई फॉर्मूला पहले कभी क्रैम किए हों या कोई किताब में देखे हों या किसी नोट्स में देखे हों, तो उनको भूल जाना है। ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। और उसी वजह से, क्योंकि हम वो फॉर्मूला अप्रोचेस को फॉलो नहीं करते, हम लॉजिक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसलिए वो सब्जेक्ट आपका 300 घंटे के बजाय 70 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और वो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि जिस दिन दूसरी से तीसरी क्लास में अब सीए फाइनल एग्जाम में आया हुआ 12 नंबर का सवाल जो हम फर्स्ट क्वेश्चन क्लास में करेंगे, वो 12 नंबर का सीए फाइनल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो नवंबर 19 में आया था। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर आप उसको फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ये कितना मुश्किल है ना। मेरे बोलने पर नहीं, खुद जब पता चल जाता है तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होता। उसके लिए जरूरत क्या है? जब जब मैं आपसे कोई चीज पूछूं तो आपने, इवन इफ हम वर्चुअल मोड में है, आपने जरूर बोलना है। और क्लास जो है अगर पॉसिबल हो तो कमरे के बंद होकर अंदर लगाओ तो ज्यादा सुखी रहेंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलने के लिए जब जब बोलूंगा तो कोशिश आपकी तरफ से ये होनी चाहिए कि आप उन चीजों को बोलो, है ना। क्योंकि जितनी बार आप बोलोगे उतना ज्यादा अच्छे से वो आपकी तैयारी होगी, और जहां आपको कोई प्रॉब्लम आएगी वहां बताने के लिए मैं हूं। सेकंड चीज कि इन क्लासेस के दौरान बिल्कुल भी स्पून फीडिंग नहीं होने वाली। शुरुआत में वो मुश्किल लगता है हम लोगों को कि हाँ ऐसे कैसे हम सारी चीजों को खुद सीख जाएंगे सर। पर जिस दिन आपने धीरे धीरे, पहले आपको प्रॉब्लम आएगी जब मैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, ठीक है, पर आप बिलीव करिए मैं आपके साथ हूं। ठीक है, जहां आप रुकेंगे आप एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपको उसका जवाब मिलेगा वीडियो के रूप में या फोन पे या जूम के थ्रू, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है।
आराम से बस एक बार ट्राई करना है, क्योंकि जब आप किन्हीं चीजों को खुद सीखना शुरू कर देते हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिर आप नए सवालों को भी ट्राई कर पाते हो मेरे बिना कराए भी, और उस लेवल तक हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कोर्स के दौरान पहुंचना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से एक एक करके हम लोगों ने चीजों को सीखना है। जितना आपसे पूछूं उतना जवाब देना है। तरीका बड़ा सीधा सा रहेगा किसी भी बड़े चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्या कि हम लोगों ने उसके रिगार्डिंग कुछ मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा, कुछ गप्पे मारेंगे, कुछ बातें करेंगे, पर मजे की बात यह है कि उन छोटी छोटी कहानियों में, उन छोटी छोटी बातों में आपका पूरा चैप्टर ये कवर हो चुका होगा। ठीक है, और उस चीज तक, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपसे जितना पूछूं उतना आप में जितना जितना पता हो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने जवाब देते चलना है बस। और कोशिश करनी है, आई एम अगेन रिपीटिंग, जितना हो सके जब जब मैं आपसे बोलने के लिए बोलूं तो आपने बोलना जरूर है। ठीक है, नए सवाल, नए प्रैक्टिस मैनुअल, नए क्वेश्चंस को हम इस बैच में प्रॉपरली कवर करके चलेंगे, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, अब रही बात आप लोगों के इस पहली क्लास की, तो अब मैं इसको प्रॉपरली शुरू करने लगा हूं। स्टेप बाय स्टेप जितना जितना आपसे पूछूं उतना उतना आपने मुझे जल्दी से बताते चलना है। नाम पहले चैप्टर का है आप लोगों के, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब इस चैप्टर को आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट प्लस आई शुड से बेसिक्स। ये बेसिक्स और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट का जो वेटेज आपके एग्जाम में रहती है वो 10 to 40 मार्क्स तक भी ये सिर्फ चैप्टर आपके एग्जाम में आया हुआ है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये एक्चुअल चीजें हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर जो है वो कम से कम 10 नंबर और ज्यादा से ज्यादा कई बार 30 से 40 नंबर तक भी एग्जाम में आ जाता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है ना। अब जब हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं और बेसिक्स की बात करते हैं तो कुछ मैं 2-3 आपसे चीजें पूछूंगा। अगर आपको पता है तो थोड़ी सी पेशेंस रखनी है और फटाफट से जवाब देना है। ठीक है, आगे स्किप इसको मत करना। रीजन बीइंग कि जो ये चीजें हैं, अगर मैंने आपको कहा है कि 70 घंटे की मैं आपको 350 घंटे की चीजें करा दूंगा, पर बिलीव माय वर्ड्स, अगर फिर भी मैं किसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं तो आप मान के चलिए कि वो उतनी जरूरी होगी, नहीं तो शायद मैं उसके ऊपर कभी भी टाइम वेस्ट ना करता। ठीक है, तो अब बहुत इजी चीजें मैं आपसे जो पूछने वाला हूं, आपने बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जितना आपको पता उतना आपने जवाब देना है। उससे ज्यादा कुछ ना तो टेक्निकल है ना आपने अपनी तरफ से इसको बनाने की कोशिश करनी है ना। अब सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट, अब दिक्कत ये होती है कि बड़ी बड़ी चीजें तो हम सीख जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को, बेसिक्स को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं और जिसकी वजह से गलती हो जाती है ना। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। अब विराट कोहली प्लेयर है ना, तो वो मैच, क्या उसको क्रिकेट खेलना आता है? बहुत अच्छे से, बिल्कुल आता है ना। पर जब वो मैच खेलने से पहले क्या नेट प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। हर मैच से पहले करते हैं, हर मैच से पहले करते हैं। तो हर मैच से पहले क्यों करते हैं? वो आता तो है उसको खेलने, और उसमें क्या प्रैक्टिस करता होगा? क्या सिक्सर्स और वो लगाने की प्रैक्टिस करता होगा कि बेसिक्स को बार बार ठीक करते हैं ये लोग? बेसिक्स को सर बार बार ठीक करते हैं और इसीलिए वो ज्यादा अच्छे प्लेयर बन पाते हैं ना। तो हम लोग भी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। अगर आपको पता हो तो आपने फटाफट से बताते चलना है, नहीं पता होगा तो सीखते चलना है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक छोटे से पॉइंट के साथ, और वो है कि जब हम किसी चीज को बोलते हैं 10%, जैसे आपको पूछा जाता है कि हां आपको सीए फाइनल में पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, तो आप बोल देते हैं कि सर हमें 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए और एग्रीगेट में 50% चाहिए। तो ये 40%, ये 50%, ये 10% का मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल सा होता है, जो आप तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे
कि 50% मीन्स 50 आउट ऑफ 100। सिंपल। तो क्या मैं अगर बोलूं 10% मीन्स 10 100 में से, आउट ऑफ 100 10। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 10% को इफ आई वांट तो क्या मैं 0.10 लिख सकता हूं? बड़े आराम से लिख सकते हैं सर, क्या दिक्कत है? इट इज वेरी करेक्ट, है ना, क्योंकि परसेंटेज ऑलवेज मीन्स आउट ऑफ 100। ठीक है, तो जब हम आउट ऑफ 100 लिखते हैं तो आज के बाद हम इस फॉर्मेट को बोलना शुरू कर देंगे, परसेंटेज फॉर्मेट। इसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे? परसेंटेज फॉर्मेट। और इसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे? डेसिमल फॉर्मेट। इसको हम क्या बोलना शुरू करेंगे? डेसिमल फॉर्मेट। अगर मैं आपको कभी कहूं कि परसेंटेज फॉर्मेट से डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो किसी अमाउंट को, किसी परसेंटेज को, तो क्या आप कर सकते हैं? कैसे होगा सर? सिंपल सा काम है, डिवाइड बाय 100 करके। क्या ये बड़ा पॉइंट है? आंसर इज यस। बीइंग एन एग्जामिनर, बीइंग एन पेपर चेकर, कई बार हम लोगों ने ऐसी गलतियां देखी हुई हैं जिसमें कि आपके पास ऐसे ऐसे बच्चे गलतियां करते हैं। अगर मैं आपसे सिंपल चीज पूछूं कि अगर मुझे यहां पे 7% को कन्वर्ट करना हो डेसिमल फॉर्मेट में, किसी फॉर्मूला में लगना है डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है, मुझे लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा ये? 7/100, दैट मीन्स 0.07, ना कि 0.7। अब मुझे बताइए 0.07 तो हुआ 7%, 0.7 कितना हुआ? 70%। अब कोई सवाल है, आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली पता है, पर उसमें 7% इंटरेस्ट रेट लगना हो, जुड़ना हो, घटना हो, और आपने 70% जोड़ दिया, घटा दिया, तो क्या कभी आपका वो सवाल ठीक हो सकता है? इवन इफ आपको कॉन्सेप्चुअली पता है? आंसर इज नो, नहीं हो सकता, है ना। तो एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, किसी भी टाइम पर अगर आपको परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना है या डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या आप कर सकते हैं? इफ यस, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से मुझे कन्वर्ट करके बताइए, और जरूर ट्राई करना है और कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना है। जब मुझे डेसिमल से परसेंटेज में जाना होगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। जब मुझे परसेंटेज से डेसिमल में जाना होगा, आई हैव टू डिवाइड इट विद 100। दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट। पर बहुत बड़े बड़े सवालों को यह तो गलत करा देता है, या बेसिक पॉइंट ठीक ही होना चाहिए, है ना। तो जल्दी से मुझे कुछ रैपिड फायर की तरह जवाब दीजिए। मैं यहां पे कुछ आपसे पूछने वाला हूं। 0.7845 को अगर मुझे परसेंटेज फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से। ओरली बता सके तो ओरली बोल देना है, और बोलना है जरूर, है ना। मैं आपको पहले ही बोला था, दरवाजा अंदर से बंद करके फिर बोल बोल के सीखेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर 78.45%, करेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाइड विद 100। अगर मैं आपको बोलूं 0.1035 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा सर? बेहद आसान, 10.35%, है ना। तीसरे नंबर पे अगर मैं आपसे पूछूं 0.7845 को 0.7845% को डेसिमल फॉर्मेट में लिखो। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा? आई हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड? द आंसर इज डिवाइड। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 100 से तो कितना आएगा? आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए। 0.7845 डिवाइड बाई 100, तो मेरे पास आएगा 0.007845। ये डेसिमल फॉर्मेट हुआ इसका, है ना। तो क्या आपके पास, अगर रैपिड फायर की तरह फटाफट से मुझे 7% कितना आएगा? 0.07। 25% कैसे लिखा जाएगा अगर डेसिमल में लिखना हुआ? 0.25। ठीक है, अगर 0.25 को परसेंटेज में लिखना हुआ 25%। तो ये बेसिक पहली चीज क्या आपको समझ आ गई? क्या मैं आगे चल सकता हूं? होपफुली दिस इज नाउ क्लियर। पहला पॉइंट जो आज के दिन का हम लोगों ने सीखा कि जब भी परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना है या डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वो किस तरह से किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा वो? जब भी परसेंटेज से डेसिमल में लेकर जाना है मुझे, तो हमेशा मुझे उसे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100 में से, आउट ऑफ 100। ठीक है, पहली चीज, बेसिक चीज जो आज के दिन के लिए आप लोगों ने सीखी।
याद रखना है, नोट करना हो तो जल्दी से इसको नोट कर लेना है, ठीक है। सेकंड, छोटा सा पॉइंट और कोई मुश्किल काम नहीं, बेसिक सा पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोगों ने जिंदगी में कभी आप बैंक गए हैं? बिल्कुल गए हैं सर, कई बार ना। बैंक में जाकर आप लोगों ने एक मैनेजर के रूम के बाहर ना एक बड़ा सा रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ देखा होगा जरूर। वो बोर्ड क्या होता है, मैं कौन से बोर्ड की बात कर रहा हूं, ऐसा ऐसा कुछ बोर्ड देखा होगा आपने। उसके ऊपर लिखे होते हैं इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। उसके ऊपर क्या लिखे होते हैं? इंटरेस्ट रेट्स। और ऐसे लिखे होते हैं डेज, ऐसे यहां पे लिखा होगा डेज या ड्यूरेशन, यहां पे लिखा होगा नॉर्मल पर्सन, यहां पे लिखा होगा सीनियर सिटीजन, ठीक है। अब यहां पे डेज में लिखा होता है जैसे 3 डेज टू मे बी 81 डेज तक का लगाना है तो 3.25%, इसमें प्लस 50% करके लिखा होता है, प्लस 0.50%, ठीक है। उसके बाद 82 डेज टू मे बी 365 डेज, ठीक है। उसके बाद लिखा होगा 1 ईयर टू 3 ईयर्स, देन मे बी ग्रेटर देन 3 ईयर्स। लेट्स कीप इट सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा होगा मे बी 4.25%, यहाँ पे लिखा होगा 6.15% और यहाँ पे लिखा होगा 8.40%, और इसमें प्लस प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके। क्या आपने ऐसा ऐसा बोर्ड इंटरेस्ट रेट का कहीं ना कहीं, चाहे आप ऑडिट करने गए हो, चाहे वैसे बैंक में घूमने चले गए हो, या अकाउंट खोलने डीडी बनाने गए हो, आपने ये बोर्ड लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, ठीक। अब मेरा सवाल क्या आपसे, बड़ा बेसिक सा सवाल है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जब आप फॉरेक्स में मनी मार्केट ऑपरेशन एंड आगे के टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे तो वहां पे ये गलती है जो बच्चे नॉर्मली करके आते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर मान लो ये आपके सामने बोर्ड है और मैं कोई सीए फाइनल का सवाल नहीं पूछ रहा, मैं बेसिक आपसे तीसरी क्लास का, चौथी क्लास का सवाल पूछने वाला हूं। मैंने आपको बोला कि ऐसे किसी बैंक में मुझे 100 रुपए जमा कराने हैं। सर कितनी ड्यूरेशन के लिए जमा कराने हैं? मुझे जमा कराने हैं 81 डेज के लिए, ठीक है। मुझे कितने दिन के लिए जमा कराने हैं? 81 डेज के लिए। मेरा आप लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से एक सवाल है, हाउ मच टोटल अमाउंट आई एम गोइंग टू रिसीव आफ्टर 1 ईयर? यू आर हैविंग 2 मिनट्स। जल्दी से मुझे बताइए कि 81 दिन के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे? हाउ मच अमाउंट आई एम गोइंग टू रिसीव इन 81 डेज? फटाफट से। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर्स। जो आपको लगता है बुरे से बुरा क्या हो सकता है, गलत हो जाएगा, पर अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो जब जब मैं आपको कोई काम दूंगा आपने ट्राई जरूर करना है, जहां रुकेंगे वहां मैं हूं बताने के लिए। पर अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहां आती है, फिर पेपर में आएगी, है ना। तो उससे बेटर है कि यहां पे ही खुद एक बार ट्राई करके देख लें, है ना। गलत यहां पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पेपर में नहीं होगा, नहीं तो डायरेक्टली एग्जाम में होगा फिर जाकर, है ना। तो एक बार आपने ट्राई किया हो तो जनरली मेरे पास 2 आंसर्स आ सकते हैं। एक आंसर है सर 103 रुपए 25 पैसे, दूसरा आंसर है मेरे पास 100 रुपए 72 पैसे, ठीक है। डिफरेंस क्या है मैं ही बता देता हूं आपको। 103 रुपए 25 पैसे तो मैंने सीधा 81 दिन का ब्याज जोड़ दिया उसके ऊपर, ठीक है, जो रेट दिया हुआ था। सेकेंड बार मैंने क्या किया कि जो टाइम ड्यूरेशन है उसकी 3.25% तो लगाया, बट 81/365 कर दिया उसको, है ना। अब आपने मुझे बताना इनमें से कौन सा सही है। ऑब्वियसली इनमें से 2 में से एक ही सही होगा, दोनों तो करेक्ट है नहीं, है ना। तो कौन सा करेक्ट है सर? अब आप में से कुछ होंगे जिनको लग रहा होगा कि 103.25 करेक्ट है, क्योंकि 81 दिन का इंटरेस्ट तो दिया ही हुआ है, हमने सीधा ही जोड़ना है। कुछ आप में से होंगे कि नहीं सर ये इंटरेस्ट पर एनम है, इनको लग रहा होगा, है ना, पर एनम मतलब साल का है, और इसीलिए 81 दिन के लिए हमें इसको क्या करना चाहिए, प्रोपोर्शनेट करना चाहिए, ठीक है।
अब सवाल एक आता है कि कौन सा सही है आप में से, और वही सही क्यों है, क्योंकि हर क्यों का जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पढ़ने का कोई मतलब, एटलीस्ट मेरे पास पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं। फिर आप फॉर्मूला अप्रोच से जैसे मर्जी इस चीजों को कर सकते हो, है ना। पर अब अगर मैं आपको बोलूं तो ये वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों? ठीक है, पहली बात, जब भी ये इंटरेस्ट रेट लिखे जाते हैं ये हमेशा, चाहे आईसीएआई ने आपके पेपर में वर्ड यूज किया पर एनम चाहे नहीं किया, पर ये हमेशा कैसे होते हैं लिखे हुए? प्रैक्टिकल, ये मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, दुनिया में रेट कैसे लिखे जाते हैं, बैंक्स कैसे लिखते हैं, हमेशा पर एनम बेसिस पर, है ना। अब दुनिया में सब लोग दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हम भी जला लेते हैं, मतलब तो कोई है नहीं हमें पता। वैसे ही जब ये रेट मार्केट में लिखे जाते हैं तो हमेशा कैसे लिखे होते हैं? पर एनम बेसिस पर। तो हम लोगों के पास भी जब एग्जाम में रेट लिखे जाते हैं तो कैसे लिखे होते हैं उन्होंने? हमेशा पर एनम। सर फिर इसका एक सेकंड सवाल मन में पैदा होता है कि अगर सर पर एनम है, ठीक है आपकी बात मान ली हमने, पर फिर ये 3 डेज टू 81 डेज लिखने का मतलब क्या है ना? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस? और अगर आप में से किसी को अभी भी लग रहा है कि 103.25 इज द करेक्ट आंसर, तो वो मुझे एक सवाल का जवाब देंगे पहले, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। वो मुझे एक चीज बताइए कि फिर अगर मैं 3 दिन के लिए जमा कराऊंगा फिर कितना पैसा मिलेगा? तो फिर तो आपके हिसाब से फिर 103.25 से मिल जाएंगे। 6 दिन में 106, 9 दिन में 109, 40-50 दिन में पैसा डबल, है ना। तो फिर तो ये हेरा फेरी मूवी होगी। तो ऐसा तो प्रैक्टिकली तो नहीं, ऐसे अंदर से आवाज आ रही है कि सर ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, है ना। तो अब आपको धीरे धीरे समझ आनी चीजें शुरू होंगी मेरे साथ में लास्ट बार कि 3 to 81 डेज या 81 डेज to 365, ये मतलब क्या है इनका, है ना। इनका सिर्फ ये मतलब होता है कि अगर आप इतनी ड्यूरेशन के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, बैंक ही आपको बोलता है, तो हम आपको ये वाला जो आगे लिखा हो ब्याज देंगे। हां, देंगे प्रोपोर्शनेट टू टाइम ही। तो अगर आप 3 से लेके 81 दिन तक रखते हो, 40 दिन रखते हो, 50 दिन रखते हो, 60 दिन रखते हो, 90 दिन 80 दिन रखते हो, 81 दिन रखते हो, तो 3.25% के हिसाब से हम आपको ब्याज देंगे, पर देंगे उतने दिनों के लिए ही जितने दिनों के लिए आप अपने पैसे को हमारे पास जमा कराओगे। ठीक है, तो हमेशा आज के दिन का पहला क्रक्स जो कि आपने नोट करना है, मैं बड़ी कम चीजें आपको नोट करने के लिए बोलूंगा क्योंकि 99% चीजें ये आपको जो मैं नोट्स दूंगा उसमें लिखी हुई हैं। तो लिखने से कुछ रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, इवन ये भी लिखी हुई है वैसे, पर एक बार के लिए लिख लो, समझने से कोई चीज नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो यहां पे जो आज के दिन की सेकंड बेसिक और लास्ट बेसिक चीज थी वो ये है, इसके बाद हम फॉरेक्स शुरू करेंगे। तो एक बार के लिख लेने हैं, इंटरेस्ट रेट्स आर always per annum. Interest rates are always per annum, even if it is the word of per annum is written over there or not, interest rate फिर भी क्या होंगे आपके? per annum ही होंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास इसके बाद हम लोग जो है वो शुरू करने वाले हैं अपना दूसरा चैप्टर या पार्ट ऑफ टुडेज सेशन और डिस्कशन, दैट इज बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। उससे जाने से पहले फटाफट से 2 बेसिक चीजें जो हम लोगों ने अभी तक सीखी, ज्यादा कुछ नहीं, ना कोई बड़ी चीजें थी। अगर आपको पहले से पता थी बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ी सी पेशेंस रखी आपने, अगर नहीं पता थी तो अब आप लोगों ने सीख ली, है ना। और पहली चीज क्या थी उसमें से? पहली चीज थी डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। एंड हमेशा उसके लिए आपने एग्जाम में भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना है। परसेंटेज से डेसिमल डिवाइड बाय 100, डेसिमल से परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। सेकंड जो मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई, दैट वाज कि कभी भी जब ये इंटरेस्ट रेट लिखे जाते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज पर एनम बेसिस। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन, कोई दो राय, कोई चेंज बिल्कुल भी नहीं है, ना आपने करना है। ठीक है, सेकेंड, अब आपके पास जो है वो सेकेंड पार्ट में शुरू करने वाला हूं। आप अपनी कॉपी पे नोट करना चाहें तो लिखना हो तो लिख सकते हैं। ऊपर बेसिक्स लिखा था आपने, 2 ये छोटे पॉइंट, कोई ज्यादा नहीं, कोई कुछ नहीं। थर्ड, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, 4 शब्दों से मिलके ये चैप्टर बना है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट।
ठीक है। तो अगर हमें यही किसी सिचुएशन में पता नहीं चला कि रिस्क क्या होता है, ठीक है, तो क्या हम उसको मैनेज कर पाएंगे? द आंसर इज नो। तो बेसिकली इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। एक है कि फॉरेन एक्सचेंज को हमने समझना है कि उसकी डीलिंग्स कैसे होती हैं, और दूसरा है कि हम लोगों ने रिस्क को समझना है कि वो क्या होता है, ताकि हम उसको फिर मैनेज कर सकें। क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं चला कि रिस्क क्या होता है, तो ये बात पक्की है कि फिर वो मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर हमें ये पता नहीं चला कि रिस्क क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो मैनेज तो होने से रहा है ना। तो पहले आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं रिस्क क्या होता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ को चलेंगे कि उसको मैनेज कैसे करना है एंड फॉरेन एक्सचेंज की चीजें क्या है ना। तो अगर चलो गप्पे मारते हैं कुछ कुछ, जैसे मैंने आपको कहा कि 1.5 या 2 क्लासेस तक मेनली हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे। हाँ, उसके बाद आप नोट करोगे कि आपको पता भी नहीं चला होगा, पर ये चैप्टर की जो पूरे एंड तक सिर्फ सवाल जो आप करोगे वो आप खुद ही कर लोगे चाहे, है ना। पर जितना मैं आपसे पूछूं उस टाइम पर आपने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। रीजन क्या है उसका? उसमें क्या होता है कि जब मैं आपसे पूछूंगा आप कुछ और सोचने लग जाओगे, तो ना तो आप मेरी बात समझोगे, वो रिलेट हो नहीं पाएगा, है ना। जो रिलेट करना होगा किसी कहानी के साथ, किसी कॉन्सेप्ट को जब करना होगा, वो मेरा काम है, मुझे करने देना है। ठीक है। आपसे जितना पूछूं रिलैक्स होके बैठना है, गप्पे मारने वाले हम लोग, कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे। ठीक है। अब पहली चीज मैंने आपसे पूछा, एक छोटा सवाल, सिंपल जवाब बोलना है आपने, अपने मन में बोल लेना है, चाहे लाउडली भी बोल सकते हैं। पहला सवाल कि आपके अकॉर्डिंगली रिस्क क्या होता है, डिफाइन करना है। चलो एक बार के लिए, है ना, कोशिश करते हैं एक बार, क्योंकि ये ऐसा शब्द नहीं है कि जो हमने कभी सुना नहीं है जिंदगी में। कई बार सुना है, कई बार अप्लाई भी किया है, कई जगहों पे अप्लाई किया है। ठीक है। अप्लाई होता देखा भी है ना। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स। जैसे एक सब्जी बनाते हैं तो उसमें डलती है ना अलग अलग चीजें, तो वैसे रिस्क होने के लिए क्या क्या होना जरूरी होता है यार। तो एक बार कोशिश करते हैं भला उसको ढूंढने की, है ना। तो बताइए मुझे एक बार अपने मन से कि रिस्क, अगर मैं बोलूं कि इस चीज में रिस्क है, इसमें नहीं है, तो मतलब क्या है। और माइंड माय वर्ड्स, 90% बच्चों को ये पता नहीं होता। वो याद कर लेते हैं, पर ये नहीं पता होता कि रिस्क होने के लिए जरूरी क्या, आगे का फॉर्मूला रट लेते हैं कि ये प्लस करना है, माइनस करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, पर क्यों करना है वो पता नहीं। तो उसकी क्यों की शुरुआत धीरे धीरे आज हो रही है ना। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिस्क। सर रिस्क मतलब नुकसान हो जाए हमारा। कई लोगों के मन में ये आता है कि नुकसान हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप लोगों के पास कभी कुछ कहानियां, कुछ स्टोरीज, कुछ इंस्टेंसेस में आपसे पूछता हूं, आप उसके अकॉर्डिंगली मुझे जवाब देना कि इसमें क्या आपको रिस्क है या नहीं, है ना। आपने एक एग्जाम का नाम सुना होगा, NEET, डॉक्टर बनने के लिए लगता होता है ना। तो नीट का जिस दिन रिजल्ट आता है, उस दिन आपको चिंता होती है जैसे सुबह सुबह खाना ना खा पाओ आप, या आपके हाथ पैर कांप रहे हो, या दिल की धड़कन 70 की बजाय 60 के बजाय 90-90 पे घूम रही हो, ऐसा कुछ होता है कभी? पीएमटी तो नहीं बोला, कल नीट बोलते, जेई एडवांस का रिजल्ट आ रहा हो, कभी ऐसा कुछ हुआ? सीए फाइनल के पेपर दिए हो आपने और रिजल्ट आ रहा हो, पता हो कि अब 12 बजे रिजल्ट आना है, 11 बजे रिजल्ट आना है, 2 बजे रिजल्ट आना है, तो क्या जो मैंने पहले सिम्टम बताए थे वो होते हैं हमारे अंदर? बिल्कुल होते हैं सर। पुराने वालों में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इस वाले रिजल्ट में आपको लगता है कि रिस्क है, आपने पेपर दिया है, मतलब अगर आप किसी जगह पर रिस्क देखते हो, तो पहले तो उस ट्रांजैक्शन के लिए आप उसमें एक इंटरेस्टेड पार्टी होने चाहिए। करेक्ट है ना? बिल्कुल करेक्ट सर। जो नीट के पेपर हो रहे हैं वो भी बहुत कंपटीशन होता है, उसमें बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कुछ कुछ, हमें कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उसमें कहीं पे भी कोई इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है। करेक्ट। सेकेंड एक छोटा सा सुनते चलना है बस, बाद में ऐसा नहीं है कि रिस्क का बाय डिफाइन कर देंगे खत्म हो जाएगा, जब जब फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर करेंगे डिफाइन। पर इन कहानियों से कहीं ना कहीं कोई कोई एक एक क्वेश्चन रिलेटेड होगा आपका, इसलिए मैं आपको ध्यान से सुना रहा हूं, ध्यान से आपने समझना है ना। सेकेंड नंबर पर मेरे पास आता है, मान लो आप घर पे अकेले बैठे थे, दोपहर का टाइम था, और आपके घर पे एकदम से मेहमान आ धमकते हैं। ठीक है। अब आपका तो पता नहीं, हम जैसे आम आदमियों के घरों में मटर पनीर तभी बनता है जब
कोई मेहमान आता है ना, तो अब मटर पनीर बनाना है, मेहमान आ चुके हैं, बैठे हैं, ठीक है, बिना खाना खाए वो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब आपको आपके पेरेंट्स ने, मम्मी ने, पापा ने, किसी ने बोला कि जाओ फटाफट से मार्केट जाओ, पिछले दरवाजे से निकल के जाना और मार्केट से 1 किलो प्याज लेकर आओ, ठीक है। अब आप मार्केट पहुंचे, तो मार्केट में उस भाई साहब ने क्या किया, आपने जब रेट पूछा उससे तो वो कहता कि 150 रुपए किलो है प्याज, 150 रुपीज पर केजी। हमने पूछा इतना महंगा क्यों? कहता कल और सप्लाई आ जाएगी, कल आप 40 रुपए किलो ले जाना, ठीक है, अगर आज महंगा लग रहा है तो रहने दो, कल ले जाना 40 रुपए किलो। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, अब कर सकते हो कल तक का इंतजार? नहीं कर सकते सर, वो जाएंगे नहीं कल तक ही, है ना, हमें आज के आज बनाना है मटर पनीर, ठीक है। तो अब हमें क्या वो 150 के 150 में ही खरीदने पड़ जाएंगे प्याज? द आंसर इज यस, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा आउटफ्लो करना पड़ गया, पर वो मजबूरी थी। अब इसमें खर्चा तो हो गया, नुकसान भी हो गया, पर रिस्क फिर भी कोई नहीं है, चिंता थोड़ी है अब किसी चीज की, है ना। खरीद लिया प्याज, 150 का पड़ा तो 150 का सही, नुकसान और रिस्क में हमें फर्क धीरे धीरे करना पड़ेगा, जो धीरे धीरे हम सीखेंगे, है ना। तो अगर मुझे वो मजबूरी में कोई ट्रांजैक्शन करना पड़ जाता है, तो उसमें मेरा कोई नुकसान भी हो जाता है, तो वो कोई हमारा रिस्क उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं रहता, है ना। सेकेंड, जब मैंने आपको रिजल्ट का एग्जांपल दिया था, तो उसमें ही जब रिजल्ट आ जाता है, फिर चाहे दो ही बातें होती हैं सर, या तो हम पास हो चुके होते हैं या हम पास नहीं हुए होते हैं, पर दोनों ही केसेस में क्या उसके बाद कोई रिस्क होता है? जब उसकी आउटकम आ जाए, जो खर्चा, फायदा, नुकसान, पैसा, पास फेल होना था वो हो जाए, क्या उसके बाद कोई रिस्क होता है? द आंसर इज नो। तो क्या हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि रिस्क होने के लिए, जो अभी तक चीजें सीखी, रिस्क होने के लिए अगर मुझे आज के आज कोई मजबूरी ट्रांजैक्शन करना पड़ जाए तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। दैट मींस रिस्क होने के लिए कहीं ना कहीं एक फ्यूचर टाइम की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, करेक्ट। सेकंड, हम उसमें एक इंटरेस्टेड पार्टी भी होने चाहिए, हम उसमें एक इंटरेस्टेड पार्टी भी होने चाहिए ट्रांजैक्शन में। अगर हमारा रिजल्ट नहीं है, पड़ोसियों का, दूसरों का, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें कोई रिस्क नहीं है। पर अगर हम इंटरेस्टेड पार्टी हैं, कोई ट्रांजैक्शन करना है, कोई रिजल्ट आना है, वही प्याज आज से 2 महीने बाद खरीदने हो, मेहमानों ने फोन करके बोला आज से 2 महीने बाद आएंगे हम लोग, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक 2 महीने का टाइम आएगा, तब तक प्याज के रेट बढ़ते कम होते रहेंगे, तो रोज हमें क्या होती रहेगी? चिंता होती रहेगी। एंड देन वी कैन से दैट रिस्क इज इन्वॉल्व, क्योंकि कल को पता नहीं मुझे क्या रेट लगे। तो रिस्क होने के लिए एक तो टाइम इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, उस कमोडिटी के प्राइजेस भी क्या होने चाहिए? कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम उसमें एक इंटरेस्टेड पार्टी भी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसी चीज को प्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने अपने अपने शहरों में पर्सन्स देखे होंगे जो पेड़ के नीचे बैठ के चाय बनाते हैं, 4, 6, 10 रुपए का कप देते हैं। बिल्कुल सर, देखे हैं हम लोगों ने। कभी अगर फ्री हो ना आप, तो एक काम करना, उनके पास जाना और उनको बोलना कि देखो ऐसा है, यूरोपियन यूनियन से यूके 3, 4 साल पहले अलग हो गया था, ठीक है, और जिसकी वजह से अब पाउंड के रेट गिर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोलना उनको, है ना। तो देख लेना भाई, तुझे चिंता होनी चाहिए इसकी। अब वो आपको चाय तो पता नहीं देगा कि नहीं देगा, बट आगरा के पागल खाने का एड्रेस जरूर आपको दे देगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं है उस चीज की, पाउंड गिर रहा है, नहीं गिर रहा, नहीं, क्यों नहीं है उसको चिंता। अब आपको समझ आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सर पाउंड खरीदने ही नहीं है ना, उसने पाउंड बेचने हैं, तो उसको काहे की चिंता, है ना। जब वो उस ट्रांजैक्शन के लिए इंटरेस्टेड पार्टी ही नहीं है, उसने आपसे 10 रुपए लेने हैं और रुपयों में ही आगे जाकर गांधी जी से उसने आगे सामान खरीद लेना, अपने चाय पत्ती, चीनी वीनी, दूध वूध जो भी है ना, तो उसको कभी जिंदगी में पाउंड खरीदने और बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो उसमें इंटरेस्टेड पार्टी ही नहीं है। तो क्या उसको कोई चिंता होगी फिर पाउंड यूरोपियन यूनियन से अलग हो कि यूके के पाउंड बढ़ जाए, कम हो जाए? द आंसर इज नो। तो हम लोगों ने रिस्क के कुछ
सिचुएशंस कुछ बातें डिसाइड की कि रिस्क होने के लिए जरूरी क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। और वो आपने मुझे बताया कि सर रिस्क होने के लिए बिल्कुल, एक तो हम इंटरेस्टेड पार्टी होने चाहिए, दूसरा उसमें टाइम पीरियड की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है, तीसरा कि उसमें प्राइजेस भी क्या होने चाहिए, फ्लक्चुएट होने चाहिए। अगर हमें आज के आज कोई ट्रांजैक्शन करना पड़ जाए, आज के आज मटर पनीर बनाना पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में उसमें रिस्क कोई नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है, हमारा खर्चा हो जाएगा। और क्या डिफरेंस पड़ता है, उससे फर्क क्या पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर सिंपल शब्दों में अभी के लिए आपने याद रखना है, तो जब कभी हमें रात को नींद ना आए बिना प्यार मोहब्बत के, ठीक है, उसके अलावा मतलब, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोल देते हैं कि हाँ हम लोग रिस्की सिचुएशन में है, हम रिस्क को बियर कर रहे हैं, ना। क्योंकि अगर आपको किसी सवाल में यह पता नहीं चला कि 3 लोग हैं, तीनों में से रिस्की पोजीशन में कौन है, तो क्या आप उसके रिस्क को मैनेज कर पाएंगे किसी भी स्टेट में? द आंसर इज नो, ठीक है। तो अगर किसी के रिस्क को मैनेज करना है, तो पहले ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार रिस्क होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम समझें, तो उस सिचुएशन में ये बेसिक बेसिक चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ना। उसका जब जब सवालों की तरफ को जाएंगे, तो बार बार चर्चाएं होंगी। किसी क्वेश्चन में बटर मीन वाला एग्जांपल आएगा, किसी क्वेश्चन में आपका ये यूके पाउंड वाला एग्जांपल आएगा, किसी क्वेश्चन में आपका अलग अलग यही कहानियां घूमेंगी और कुछ नहीं, अगर आपने एक बार सीख लिया। डन। तो ये तो हो गई आप लोगों की रिस्क के रिगार्डिंग होने वाली चर्चा। अब हम चलते हैं, अब हम जाने वाले हैं फाइनली टू सम कैलकुलेशन एंड ऑल थिंग्स, ठीक है, जो हमारे पास होती हैं कि हाँ फॉरेन एक्सचेंज को लिखते कैसे हैं, फॉरेन एक्सचेंज को पढ़ते कैसे हैं, फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान इसमें घूमते हैं। आप में से भी शायद कभी किसी ने देखा हो, कोई बिड रेट, कोई आस्क रेट, कोई डायरेक्ट रेट, कोई इनडायरेक्ट रेट, कोई पता नहीं क्या क्या है, ना। पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर नहीं पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने कभी ये शब्द सुने हैं, तो माइंड माय वर्ड्स, आपको सीए फाइनल के पेपर को पास करने के लिए और उसमें 70 80 90 100 नंबर लेने के लिए ऐसे किसी कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बिड रेट नहीं, कोई आस्क रेट नहीं, ठीक है। बस जितना जितना मैं आपसे पूछूं, उतना उतना आपने मुझे जवाब देते चलना है। पता आपको चलेगा भी नहीं कब खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके लिए एक बेसिक सा जो नॉलेज प्लस माइनस गुणा भाग का है वो चाहिए, वो आपको सबको ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो अब एक करके जितना जितना मैं आपसे पूछूंगा, उतना उतना आपने मुझे जवाब देना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब अपने पास कॉपी पेन निकालिए, और हम लोग अब शुरू करने वाले हैं अपने पास फॉरेन एक्सचेंज वाला पार्ट। तो चलो अब शुरू करते हैं हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज। और जितना मैं अगेन आपसे पूछूंगा, उतना उतना आपने जवाब देना। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, है ना। तो ज्यादा बस ना तो कोई टेक्निकल है ना बनाना है। क्या आप लोग लाइफ में कभी ना कभी सब्जी मंडी गए हैं? सब्जियां खरीदने घर वालों ने कोई आलू प्याज सब्जी कुछ मंगाई हो आपसे किसी दुकान पे, सब्जी मंडी ना गए हो, दुकानों पे गए होंगे आप लोग, बिल्कुल गए हैं सर। मुझे एक चीज बताइए, एक सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको, अब कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे डिस्कस करते हैं। मजे की बात है कि जैसे सब्जी मंडी में ट्रांजैक्शन होता है, डिट्टो सिमिलर आपकी फॉरेक्स मार्केट काम करती है। एक सिंगल पैसे का फर्क नहीं। जिस दिन फर्क आ जाएगा मुझे भी सिखाना, ठीक है। बस ये है कि ना तो कुछ टेक्निकल है, ना आपने कुछ बनाना है, बिल्कुल बेहद आसान चीज है, बेहद आसान इसको रहने देना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप सब्जी की दुकान पे जाते हो, आपको मैंने काम दिया, मैं आपके घर में आया हूं, मैंने आपको बोला कि मार्केट जाओ और 10 केजी आलू लेकर आओ। ये मैंने आपको एक काम दे दिया, है ना। ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी एक तरह से।
अब पहले मैं कुछ बड़े अजीब अजीब से आपसे वेग से सवाल पूछूंगा, आपको लगेगा कि ये क्यों पूछ रहे हैं, पर मजे की बात है कि वही आपके पूरे चैप्टर का बेस होंगे, इसलिए आपने ईमानदारी से जवाब देना है। मैंने आपको काम दिया कि 10 किलो आलू लेकर आओ। मुझे पहले एक चीज बताओ कि अगर आपको मैंने ये काम दिया तो आप जाओगे कहाँ? क्या मोबाइल मार्केट जाओगे? क्या जहां पे एलईडीज बिक रही होंगी उस मार्केट जाओगे? या जहां पे आलू बिक रहे होंगे दैट मीन सब्जी मंडी जाओगे आप? सर कैसी बातें करते हो, कैसी कैसी बातें करते हो आप, है ना? हम लोग सर ऑब्वियस सी बात है सब्जी मंडी जाएंगे, जहां पे बिक ही नहीं रही वो चीजें वहां थोड़ी जाते हैं हम लोग। याद रखना बस इस चीज को, है ना? बिल्कुल सच बात है ये। तो आप कहां जाओगे? जहां पे आलू मिल रहे हैं ना, वहां जाकर आप जब सब्जी मंडी गए तो वहां पे अलग अलग दुकानें लगी, वो माहौल को थोड़ा सा याद करना है, ठीक है? कोई आलू प्याज बेच रहा है, कोई ब्रोकली बेच रहा है, कोई धनिया रख के बैठा हुआ है, कोई पालक रखा हुआ है ना? तो अब उस पूरी मार्केट में भी हम कहां जाएंगे? जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट में जो कमोडिटी हमें बोली हुई है लाने के लिए, जहां वो मिल रही होगी, है ना? बाकी दुकानों पे जाके ऐसे टाइम पास करना वो अलग बात है, पर वैसे तो कोई जरूरत नहीं है ना? और टाइम पास का काम हम यहां फॉरेक्स में नहीं सीखने वाले, है ना? तो आप सर पहुंच गए या हम सर पहुंच गए उस सब्जी मंडी में दुकानदार के पास जिसने कि आलू रखे हुए हैं। अब उसके बाद चाहे उसने जितने मर्जी बड़े से बड़ी तख्ती लगाई हो, चाहे जैसे मर्जी लिखा हो, हमें समझ नहीं आता वो, है ना? हमारा इंडियंस का एक पेट क्वेश्चन वहां पर जाकर जरूर होता है। क्या होता है वो? बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने, है ना? मन में सोचा चाहे बोला, चाहे बिल्कुल ठीक बोला। क्या? कि सर कैसे दिए, है ना? तो हम उस दुकानदार को बोलते हैं कि आलू आपने जो रखे हैं वो कैसे दी, व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस, है ना? और जो दुकानदार है वो उसका प्राइस बताता है, ठीक है? तो दुकानदार जो प्राइस, मैं अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि इस दुनिया में प्राइस आखिरकार डिसाइड कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है जो सेलर है, वो प्राइस डिसाइड करता है कि हाँ इस रेट पर मैं आपको आलू दे सकता हूं, है ना? वो कैसे डिसाइड करता होगा? अच्छा, ऐसा भी हुआ होगा आपके पास कभी ना कभी सब्जी मंडी में जब आप गए हो कि मटर पिछले हफ्ते आपने 40 रुपए किलो खरीदे हो, अगले हफ्ते जब आप जाओ तो 80 रुपए किलो हो जाए, और फिर आप दुकानदार से पूछते हो कि यार ऐसे कैसे, मैं अभी तो लेके गया था परसों तो 40 रुपए किलो थे। फिर वो एक जवाब देते हैं आगे से, बिल्कुल वो क्या बोलते हैं? वो यही बोलते हैं कि सर पीछे से ही महंगा आ रहा है मटर। कई बार सुना होगा आप लोगों ने लाइन, है ना? अब पीछे से कहां से महंगा आ रहा होता है? ऑब्वियस सी बात है सर, उनकी अब मटर सारे के सारे दुकानदार घर पे तो पैदा कर नहीं रहे, है ना? वो तो कहीं ना कहीं होलसेल मंडियों से, मार्केट से लेकर आ रहे हैं अपने पास। तो अगर होलसेल मार्केट में उस बेचारे को 35 रुपए का मिलेगा, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 40 का बेच देगा आपको। अगर उसको खुद को ही बेचारे को 65 रुपए का मिलेगा, फिर आपको 70 का ही बेचेगा ना। उसको खुद को 75 का मिलेगा, वो आपको 80 का बेचेगा। तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं कि इस दुनिया में जो एक सेलर है वो रेट डिसाइड करता है, जरूर रेट डिसाइड करके कस्टमर को देता है, ठीक है? पर पर इसका अपना रेट जो है वो कहां से डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है? डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करता है ये? इसकी होलसेल मार्केट के ऊपर। करेक्ट और नॉट? बिल्कुल करेक्ट सर, बिल्कुल सब्जी मंडी की बात हो रही है। और मजे की बात है फॉरेक्स भी ऐसे ही काम करता है, बस स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिएगा। बाद में जब मुझे रिलेट करना होगा मैं खुद करूंगा, अभी आपने बस साथ साथ सीखते चलना है ना। दुकानदार के पास पहुंचे, क्या काम दिया था मैंने आपको, भूलना नहीं है। मैंने बोला था 10 किलो आलू लेकर आना। अब दुकानदार के पास पहुंचे तो आपको उस दुकान पे जाना है जहां पे आपको वो कमोडिटी मिल जाएगी जो आपको जरूरत है ना। तो जब आप उसके पास पहुंचे, आलू वाले के पास, तो आपका एक पेट क्वेश्चन था कि जी आलू कैसे दिए। उसने आपको आगे से रेट बता दिया। उसने आपको बताया कि 1 किलो आलू मैं आपको दूंगा 10 रुपए के, ठीक है? ये उसने आपको एक रेट बता दिया। पहला मेरा सवाल आपसे फिर से, मैं बहुत माइन्यूटली और बहुत स्लोली चल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब आप आगे चलोगे तो अगर आप मिस्टेक कुछ नहीं होती, बेसिक्स में होती है बस। तो मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि आपको घर से बोला 10 किलो आलू लाने के लिए, आपने दुकान पे पूछा कि 1 किलो आलू का रेट कितना है, उसने आपको बताया। और अब मेरा एक आपसे तीसरा सवाल है कि यही 10 किलो आलू अब खरीदने हैं आपको, अगर लेकर जाने हैं तो आपको अपनी जेब से कितना पैसे निकालकर उसको देना है? हाउ मच विल बी योर आउटफ्लो? क्या मुझे बता सकते हैं? बड़ा मुश्किल काम है ये। नहीं सर कुछ मुश्किल नहीं है। कितने पैसे देने पड़ेंगे? 100 रुपए देने पड़ेंगे सर उसको। अब मजे की बात यह है कि आपने मुझे बताना है, आप बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो, मैं थोड़ा आम आदमी हूं, स्लोली चलता हूं, ठीक है? पर आपने मुझे यह बताना है कि आपने 100 रुपए निकाला कैसे,
क्योंकि अगर जो आपने ये माइंड में 1 सेकंड में बिना मेरे बताए भी आउटफ्लो निकाल लिया ना, अगर इसको आपने सुपर स्लो मोशन में, जैसे आजकल कैमराज में आता है, अगर इसको सुपर स्लो मोशन में आपने किया तो मेरा फॉरेक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। माइंड माय वर्ड्स, ठीक है। तो कुछ इसमें से कुछ स्टेप्स निकलेंगे। अब सबसे पहले मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने सबसे पहले क्या किया, ठीक है। आपने क्या किया, बहुत माइन्यूटली, बहुत ध्यान से इन बातों को सुनना। मैं बस उन्हीं से ही आपके जो आप 1 सेकंड में कर दिया आपने, उसको कराते कराते मुझे 7 क्लासेस लग जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। आप बहुत तेज हो, मैं बहुत स्लो हूं, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट थी उसमें आपने कमोडिटी पहचानी, ठीक है, कि कमोडिटी क्या क्या चीज है जो खरीदनी है, ताकि हम उस मार्केट में जा सके और उसको खरीद सके, है ना। जब आपने उस कमोडिटी की पहचान की तो रिक्वायरमेंट में कमोडिटी पता कैसे चली आपको, कैसे पता चला आपको कि आलू कमोडिटी है। अब यहां पे सर लग गया पता, आलू प्याज ही कमोडिटी होते हैं, पर अगर मैं इसके करॉस्पॉन्डिंग फॉरेक्स का काम दूंगा तो आप कैसे पता लगाओगे, ठीक है। मजे की बात यह है कि रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता चलता है जो चीज फिक्स्ड होती है। बहुत ध्यान से, और ये जो अब मैं आपको रूल्स बताने वाला हूं ये जरूर मेरे बनाए हुए हैं, ठीक है, पर ये दुनिया में सब लोग करते हैं, और दुनिया वालों ने चीजें पहले बनाई थी, उसके बाद किताबों में आई थी, ठीक है। और सेकंड चीज कि इन सब चीजों के अकॉर्डिंगली इनकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अमेंडमेंट जहां होगी मैं बताऊंगा, कोई इन रूल्स की एक्सेप्शन नहीं है। 3 गोल्डन रूल्स बोलने वाले हैं हम, इनको धीरे धीरे बनाएंगे। एक बार बन गए, पहले क्वेश्चन में भी वही चलेंगे, लास्ट के सवाल में वही चलेंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। बस मेरे साथ साथ मुझे बताइए, रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता कैसे चलेगा, जो फिक्स्ड होगी। फिक्स्ड का मतलब क्या है सर? क्या मैंने आपको यह बोला था कि 10 किलो आलू लेकर आओ, उसके बदले में पैसे कितने लगेंगे वो अभी फिक्स्ड नहीं थे जब आप घर से चले। और जब आप वहां जाओगे, वहां एक का रेट पूछोगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा इतने पैसे देने, दोज वर वेरिएबल। तो रुपीज वर वेरिएबल इन दिस केस, आलू वर फिक्स्ड कि 10 किलो लाने हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपने सबसे पहला काम क्या होता है, यहां पे मैं लिख भी रहा हूं, सबसे पहले क्या था, रिक्वायरमेंट में कमोडिटी पता करो, ये आपने लिखना है, ऊपर हेडिंग देना 3 गोल्डन रूल्स। रिक्वायरमेंट में कमोडिटी पता करो, और वो कैसे पता लगेगी, जो फिक्स्ड होगी, ठीक है। मैं इसकी जगह लिख दूं आपको कि 10 किलो आलू की जगह आपको $10 खरीद कर लाने, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? अब डॉलर क्या है, फिक्स है कि $10 लाने, अगेंस्ट रुपीज लाने हैं मान लो, तो रुपीज वेरिएबल है, पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, पर डॉलर फिक्स्ड है कि $10 लाने हैं, ना। तो उस सिचुएशन में अगर रिक्वायरमेंट में हमें कमोडिटी पता चल गई तो हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि पहला स्टेप हम लोगों ने पूरा कर लिया। इन 3 गोल्डन रूल्स की ना तो कोई एक्सेप्शन है, ना कोई चेंज है, बनाए भी आपने ही। अगर आपने ₹100 का अमाउंट निकाल लिया है तो वही करने वाला हूं मैं, और कुछ नहीं करने वाला हूं, ठीक है। बस चेंज नहीं करना कभी, इनको जंप भी नहीं मारना। क्या रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता चल गया? कैसे पता चलेगा? जो फिक्स्ड होगी, ठीक है। सेकेंड चीज, सेकेंड लेवल पे आपने क्या किया, आप उस मार्केट गए, आपने उस दुकानदार से पूछा कि इस कमोडिटी जो आपने खरीदनी है उसके 1 यूनिट का रेट क्या है, मतलब 1 किलो आलू का रेट क्या है, और उसने आपको बता दिया। अब ये जो आपके पास आपको दुकानदार एक रेट बताता है कभी भी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोटेशन, और शॉर्ट में कोट। अब कोटेशन या कोट क्या होता है? कोटेशन या कोट इज नथिंग बट एक ऐसा रेट जिसके ऊपर जो दुकानदार आपको बताता है, और वो बताता है कि हाँ इस रेट के ऊपर मैं इस चीज को आपको बेचने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं हम लोग कोटेशन, या शॉर्टकट में बोल देते हैं उसको कोट। और एक किसी भी, जब आपने प्रैक्टिकली भी कभी ऑडिट करे होंगे तो उसमें आप कोटेशंस मंगाते हो। कोटेशंस में क्या करता है दुकानदार, यही बताता है कि हाँ जी मैं हम कई बार बोलते हैं कंप्यूटर के कोटेशन दे दो, तो क्या करता है वो, कंप्यूटर में ये प्रोसेसर लगाऊंगा, ये चीज करूंगा, और इस चीज का ये रेट लगेगा और इतने में बेचूंगा मैं आपको, यही लिखता है वो। तो एक कोटेशन में हमेशा अगेन 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से सर? एक होती है उस कोटेशन में होने वाली कमोडिटी, करेक्ट, और उसके साथ में होता है उसका प्राइस, करेक्ट और नॉट। एक पेन, एक कैलकुलेटर, एक फोन, एक और दूसरा वाला कैलकुलेटर, है ना। तो ये क्या है, कमोडिटीज।
ये सारी की सारी क्या है, चीजें, वस्तुएं, कमोडिटीज, ठीक है। और उसके आगे क्या है, उसका प्राइस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इस एक कोटेशन में कमोडिटी क्या है, सर आलू है ना, और उसका प्राइस क्या है, 10 रुपए। तो आपके पास अगर 3 गोल्डन रूल्स को एक बार रिवाइज कराऊं, पहला गोल्डन रूल क्या था कि रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता करो, कर लिया आपने, आलू है जी। सेकंड स्टेप पे क्या करना है, उस कमोडिटी के 1 यूनिट का रेट पता करो। आपने लगा लिया पता, चाहिए 1 किलो आलू का रेट क्या है। अब एक कोटेशन में कमोडिटी कैसे पता चलेगी, कोटेशन में कमोडिटी तब पता चलती है जिसके साथ 1 यूनिट लिखा होता है, ठीक है। जैसे यहां पे 1 किलो आलू, ठीक है, एक फोन का प्राइस इतना, एक चॉकलेट 20 रुपए, एक पेन 10 रुपए। तो जो कमोडिटी होती है उसके साथ हमेशा 1 यूनिट जुड़ा होता है। तो हमें दोबारा अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, बहुत लास्ट तक सिर्फ हमने यही करने हैं, बस ध्यान से सुनते चलना है आपने, चिंता मत करो। सिर्फ 2 चीजें, 2 जगह पे हमें कमोडिटी का पता करना पड़ता है। पहली जगह जहां पर रिक्वायरमेंट में कमोडिटी पता करना है। रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता कैसे चलता है, जो फिक्स्ड है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। सेकेंड, कोटेशन में कमोडिटी का पता कैसे चलता है, जिसके साथ 1 यूनिट जुड़ा हुआ है। जैसे यहां पे 1 यूनिट किसके साथ जुड़ा हुआ है, आलू के साथ, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट उसका क्या है फिर, प्राइस। अगर आपने 2 स्टेप पूरे कर लिए तो तीसरा तो बेहद आसान है, पर यहां पे लिख लो। लेकिन उस कमोडिटी के, जो आपने स्टेप 1 पे कमोडिटी पता करी, सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, उस कमोडिटी के 1 यूनिट का रेट पता करो। और अगर 1 किलो 10 किलो आलू खरीदने हैं, 1 किलो का रेट पता हो गया, तीसरे स्टेप पर टोटल आउटफ्लो कैसे निकलेगा, देन मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई विद प्राइस, मल्टीप्लाई विद प्राइस, दैट्स इट। और इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। पहले 3 गोल्डन रूल्स एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी के आपको बार बार एग्जांपल और छोटी मोटी जो इसमें अमेंडमेंट्स है वो करेंगे। और मजे की बात है कि पूरा फॉरेक्स में अगर कोई नई चीज आ जाएगी तो मुझे भी सिखाइएगा, ठीक है, कि हाँ सर ये नई चीज है, आपने नहीं बोला था पहले। पूरे चैप्टर में सिर्फ 3 गोल्डन रूल्स का काम है, बट आपने जंप नहीं बस मारने। जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं ना, तो शुरुआत में हमें क्लच, गियर, ब्रेक सब बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। जब थोड़ी सी देर हो जाती है, जब कुछ हम चलाना सीख जाते हैं, तो उसके बाद फिर चाहे सोते सोते हम 2-4-10 किलोमीटर निकाल देते हैं गाड़ी, पता भी नहीं चलता। वही सिचुएशन यहां पे है। जब मैं पहले सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना है, उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो आप ऑटोमेटिकली इनको लगाना शुरू कर दोगे। शुरुआत में जंप नहीं मारना बस, ठीक है। तब एक बार 3 गोल्डन रूल्स को मेरे साथ साथ मेरे मन के तसल्ली के लिए एक बार रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। सबसे पहले क्या करना, और बोलना है आपने, माइंड माय वर्ड्स बोलना है आपने। जितना बोलोगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको पक्का होगा, क्योंकि ये इतने जरूरी है कि आपके 10 से 40 नंबर तक की ये आपको वेटेज देंगे, ठीक है। और माइंड माय वर्ड्स, इससे नई चीज नहीं आएगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता करो। कैसे पता करते हैं सर हम लोग, जो फिक्स्ड है। सेकेंड स्टेप, उस कमोडिटी के 1 यूनिट का रेट पता करो। अगर आपको दिया हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया होगा कई बार डायरेक्टली, तो हमें थोड़ी मेहनत यहां पे कराएगा वो सेकंड स्टेप पे। पर जब तक 1 यूनिट का रेट नहीं मिलता तब तक हम थर्ड स्टेप पे नहीं जाएंगे, ठीक है। 1 यूनिट का रेट हमें मिल गया, देन अब क्या करें, अब थर्ड स्टेप की बारी आएगी कि अब हमें क्या करना है, उस 1 यूनिट के रेट को जितने यूनिट्स खरीदने हैं उससे क्या कर देना है, चुपचाप से मल्टीप्लाई, बात खत्म। अगर किसी ने पहले फॉरेक्स पढ़ा है और उनको याद आ रहा हो कुछ पुराना कि कभी डिवाइड करते थे कभी मल्टीप्लाई करते, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं है। हमेशा रेट से मल्टीप्लाई होगा। 1 यूनिट का रेट जो आएगा उससे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ प्रिंसिपल नहीं है। वो 100 रुपए अपने यही 3 स्टेप्स करके निकाले थे। अगर भूल भी जाए ना कभी 3 गोल्डन रूल्स, तो अगेन याद कर लो कि अगर आपको घर से भेजा जाए 10 किलो आलू खरीदने के लिए, तो आप क्या क्या स्टेप्स लगाओगे, बस उसको स्लो मोशन में लगा लो, तो आपका फॉरेक्स का चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के करॉस्पॉन्डिंग ये एक बार के लिए जल्दी से लिखो, फिर मैं आपको कुछ एक बार के लिए सब्जी मंडी की कोटेशन, उसके अगेंस्ट एक बार के लिए फॉरेक्स मार्केट की कोटेशन से क्वेश्चन पूछता हूं, है ना। और हां, अगर आपसे ये कहीं लिखने से रह भी गया हो, ठीक है, कहीं बाई चांस लिखने से रह भी गया हो,
तो ये 3 गोल्डन रूल्स पूरे समझा के सब चीजें करके आपको मैं हिंदी में हैंड रिटन मटेरियल के रूप में दूंगा, जो आज की क्लास के एंड में ही मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे कैसे मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। तो लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, समझने से कुछ चीज रहनी नहीं चाहिए। अब मैं दोबारा से लिख रहा हूं, यहां मैंने लिखी रिक्वायरमेंट कि आपको 10,423 केजी आलू खरीदने हैं। अब ये 10,423 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि 10 किलो 100 किलो 500 किलो ऐसा आसान होता है, और 10,423 ऐसी ऐसी फिगर होंगी कुछ, तो ये मुश्किल हो जाएगा। साथ में मैंने फॉरेक्स मार्केट का भी आपको लिखा यहां पे रिक्वायरमेंट कि मुझे 4235 डॉलर्स खरीदने हैं, डॉलर्स परचेज करने हैं। ठीक है, अब दोनों को कॉन्सेंट्रेट करो, इन दोनों ही रिक्वायरमेंट में फिक्स्ड कमोडिटी क्या है। इसमें आलू फिक्स्ड है क्योंकि इतने किलो लाने हैं, रुपए कितने लगेंगे इसके अगेंस्ट ये नहीं पता। इसमें डॉलर्स फिक्स्ड है। अब एक छोटा सा काम आपको आज के बाद करना है बस, कि जहां जहां आपको डॉलर या रिक्वायरमेंट में कमोडिटी दिखे, वो आपको थोड़ा सा आलू दिखना शुरू हो जाए। बस धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा सा, अगर दिखना शुरू हो गए तो काम हमारा 99% आसान हो जाएगा, है ना। ये क्यों कमोडिटी है इस बार अगर मैं पूछूं आपसे, क्यों? क्योंकि डॉलर जो है वो फिक्स है, उसके अगेंस्ट रुपए कितने लगे, कितने डॉलर खरीदने के लिए मुझे नहीं पता अभी, है ना। पर ये पता है कि 4,235 डॉलर मुझे खरीदने, है ना। सेकंड स्टेप पे मैंने आपको पूछा कि उस सब्जी मंडी गए, उस फॉरेक्स मार्केट गए आप, जब आपने उससे रेट पूछा तो 1 केजी आलू का उस कमोडिटी के 1 यूनिट का रेट उसने आपको बताया ₹42.57। ये भी मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ये डेसिमल्स के साथ थोड़ा सा कंफर्ट फील करो आप लोग, है ना। जो ऐसे ऐसे डाउट्स होते हैं कितने डेसिमल लेने हैं, मल्टीप्लाई करते टाइम 3 डेसिमल, वो सब चीजें धीरे धीरे जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये रेट, ये क्या होगी, एक आपकी कोटेशन होगी, ये आपकी सब्जी मंडी का कोट हो गया। इसी की जगह पे फॉरेक्स मार्केट का कोट हो गया $1 इज इक्वल टू ₹63.97। ये फॉरेक्स मार्केट का कोट हो गया। अब मुझे इस कोटेशन में कमोडिटी बताइए, इस कोटेशन में कमोडिटी क्या है। इस कोटेशन में पहले तो कमोडिटी क्या है, आलू। क्यों है आलू, ऐसे नहीं याद रखना कि आलू है जैसे कमोडिटी होती है, कैलकुलेटर पे नहीं कमोडिटीज होती है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में नहीं तो आप दिक्कत आ जाएगी। रिक्वायरमेंट में कमोडिटी कैसे पता चलती है, जो फिक्स्ड होती है। कोटेशन में कमोडिटी कैसे पता चलती है, जिसके साथ 1 यूनिट जुड़ा होता है। ये याद रखना है बस, इसके साथ क्या जुड़ा होता है, 1 यूनिट जुड़ा होगा। अब वो 1 यूनिट किसके साथ जुड़ा हुआ है, आलू के साथ जुड़ा हुआ है सर। दूसरी तरफ किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस कोटेशन में कमोडिटी क्या है, डॉलर। क्यों? क्योंकि इसके साथ 1 जुड़ा हुआ, आगे जो रुपीज है वो वेरिएबल है, पर जिसके साथ 1 जुड़ा हुआ आपकी क्या है, आलू है, कमोडिटी है। आज के बाद बार बार मैं बोल रहा हूं, कोशिश करनी है जिसके साथ आपका 1 जुड़ा हो वो क्या है, आपके आलू है या कमोडिटी है। ठीक है, अब तीसरे स्टेप पर मुझे इतने किलो आलू खरीदने, 1 किलो आलू का रेट ये है, तो टोटल आउटफ्लो कितना होगा मेरा, टोटल आउटफ्लो कितना होगा 42.57। उसके रेट को सर्कल किया, 1 किलो के रेट को, और टोटल कमोडिटी से, टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, जो भी आपके पास आएगा 42.57 इंटू 10,423। अगर आप कर सकते हैं तो जल्दी से करना है। जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 443707.11 ₹4,43,707। ये आपका टोटल आउटफ्लो आ जाएगा रुपीज में, है ना। 1 किलो आलू, सॉरी 10,423 किलो आलू खरीदने के लिए। उसी के कॉरस्पॉन्डेंस अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑफ कमोडिटी थे डॉलर्स, क्योंकि वो फिक्स थे। सेकंड, मुझे अगेन एक और मैं आपको बात बता दूं, जो गलत करते हैं कई बार हम लोग, जैसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, वो क्या है, रिक्वायरमेंट का पता इससे नहीं चलता है कि परचेज करना है, सेल करना है। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे जब मैं बिल्ड करूंगा विद इन सेकंड क्लास तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। पर अगर अभी भी किसी को ये लग रहा है कि हम जल्दी कर सकते हैं और हम किसी और तरीके से करेंगे, गलत कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको जिंदगी में कभी नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए, ये भी आपने ही मुझे बताए थे कि 100 रुपए कैसे निकलेगा, मेरा बताया हुआ नहीं। क्योंकि दुनिया पहले बसी थी, किताबें बाद में बनी थी, है ना, और ये दुनिया के बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट में कमोडिटी पता करी। सेकंड स्टेप, उस कमोडिटी के 1 यूनिट का रेट पता किया।
क्या पता चल गया हमें? बिल्कुल पता चल गया सर। अब थर्ड स्टेप पे क्या करना, उस रेट को सर्कल किया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 63.97 इंटू 4235, तो कितने रुपए लगेंगे? 4235 इंटू 63.97, 27 रुपीज 270912.95। एक बार आपने चेक जरूर कर लेना है कि मेरा अमाउंट कहीं गलत तो नहीं है ना। तो इतने रुपीस का आपका क्या होगा? आउटफ्लो होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे एक मैसेज ड्रॉप करना है, मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, पर होपफुली इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। 3 गोल्डन रूल्स की ही बस अब हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ना, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी धीरे धीरे शुरुआत होगी। उन सारी प्रॉब्लम्स को एक बार हम लोग 1 या 2 क्लासेस में लगाकर सॉल्व करेंगे, फिर जब सवाल आएंगे तो उसमें आप देखोगे कि यही तो बार बार करनी थी चीजें, और क्या है क्या उसमें, है ना। तो अब एक बार इससे अगला पॉइंट, एक बार अगर इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। चलो अब इसके बाद बाई चांस कुछ नोट करने से रह जाएगा तो आप पिक्चर ले लीजिएगा चाहे इसकी, और उसके बाद कर लीजिएगा नोट, और चाहे सेकंड आपके पास आया नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या है, मैं फिर वहीं पहुंच गया सब्जी मंडी में। मैंने आपको क्या बोला, अब थोड़ा दिमाग आप लोगों ने लगाना है ना। एक तो आपने आज के बाद भिगो के बादाम खाने शुरू करने हैं ना, दिमाग कहते हैं उससे अच्छा चलता है, क्योंकि मैं आपको स्पून फीडिंग की बजाय आपको खुद को सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला हूं। तो अब एक बार यहां पे देखिएगा, मैंने आपको फिर से बोला कि 10 केजी आलू लेकर आओ। फर्स्ट है, फिर से मुझे बताओ क्या रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता चल गया आप लोगों को? क्या है? आलू है सर, जो फिक्स्ड है ना। सेकंड स्टेप अगर मैं बोलूं आपको, अब जब आप दुकानदार के पास गए, फिर से सब्जी मंडी याद करो, दुकानदार के पास गए, आपने उसको पूछा जो आपका पेट क्वेश्चन था कि ये आलू कैसे दिए। अब दुकानदार ना, ये जो मैं आपको बोलने वाला हूं, ये आपने अगर आप एक्चुअली में कभी सब्जी मंडी गए होंगे तो जरूर सुना होगा आपने दुकानदार को बोलते हुए, और ऐसा करते हैं वो, और फॉरेक्स मार्केट वाले भी करते हैं ऐसा। अब क्या सर, आपने उसको पूछा कि भाई आलू कैसे दिए, वो पता आपको क्या बोलेगा? 50 के 2.5 किलो। आप भी आज के बाद पढ़ने के बाद जब कभी अगली बार सब्जी मंडी जाओगे तो हंसोगे, है ना, कि सर कहाँ कहाँ से नोट करते रहते हैं, पर ये सच बात है। तो अब यहाँ क्या है कि आप जब उसके पास गए तो आपको, आपने उसको पूछा कि आलू कैसे दिए, तो उसने आपको सीधा सीधा नहीं बताया। उसने आपको क्या बोला? 50 रुपए के 2.5 किलो। अब मुझे आपने बताना है कि अब आपका पैसा कितना जाएगा, टोटल आउटफ्लो कितना होगा आपको, ये अगर आलू सारे के सारे 10 किलो जो मैंने बोले हैं वो खरीदने हैं ना, तो कैसे, कितने पैसे जाएंगे और वो आप कैसे निकालोगे स्टेप बाय स्टेप। और वही चीज जो मैं अब यहां पे सीखूंगा, वही आपके 3 गोल्डन रूल्स हैं, पर कैसे वो दिखेंगे ना। पर पहले मुझे बताइए कि कैसे आएगा सर, गिव इट अ थॉट। कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे जेब से? पहले तो लॉजिकली वो सोच लीजिए पैसे कितने देने हैं, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है ना। कैसे किया वो स्टेप बाय स्टेप हम स्लो मोशन में सीख लेंगे। सर 200 रुपए लगेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कैसे लगेंगे अब 200 रुपए? अब देखते हैं भला, है ना। अगर 50 रुपए के 2.5 किलो है, अब देखो सबसे पहला गोल्डन रूल का स्टेप क्या था? रिक्वायरमेंट में कमोडिटी पता करो, वो आपने कर ली आलू, क्योंकि वो फिक्स थी। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बोला था कि उस कमोडिटी के, उस कमोडिटी जो एक फिक्स्ड है ना, उसके 1 यूनिट का रेट पता करो। ठीक है, अब आपको यहां पे 1 किलो का रेट लग नहीं रहा पता, पर 50 के 2.5 किलो है, तो क्या नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगाकर आप 1 किलो का रेट कर सकते हो? पहले पता कर सकते हैं सर। 1 के किलो का रेट कितना है यहां पर? 50/2,
2.5 या 2.5 इज इक्वल टू 20 रुपए। जब तक आपके पास एक यूनिट का रेट नहीं आएगा मेरा सेकंड स्टेप पूरा नहीं होगा और आप थर्ड पे नहीं जाओगे फिर। ठीक है, अगर सेकंड स्टेप मेरा पूरा हो गया, 1 किलो का रेट मेरे पास निकल कर आ गया, थर्ड स्टेप की तरफ को जा सकते हैं। 1 किलो 10 किलो लाने हैं, 1 किलो का रेट पता है, रेट को मल्टीप्लाई सर्कल किया और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हमें टोटल आउटफ्लो निकल कर आ जाएगा? द आंसर इज यस। यही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में वो परेशानी डालते हैं कि अगर आपको सीधा दे देता है वो 1 किलो का रेट तो आसान हो जाता क्वेश्चन, पर सीधा नहीं देगा तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पर कितनी की मेहनत है ना, सिंपल यूनिटरी मेथड दूसरी तीसरी क्लास का ही लगाना है, इतना कौन सा बड़ा बात है ना। पर अगेन एक बार मेरे साथ अब आगे चलने से पहले आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो सीखेंगे। पर पहले जो बेसिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहला काम 3 गोल्डन रूल्स को मेरे साथ साथ अगर मैं 10 बार रिपीट कराऊंगा तो 10 बार आपने करने हैं और बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं टाइम लगा रहा हूं तो माइंड माय वर्ड्स की उतनी जरूरी चीजें होंगी, अगर नहीं होती मैं बिल्कुल भी टाइमिंग के ऊपर नहीं लगाता, है ना। तो एक बार अब मेरे साथ साथ आप लोगों ने सीखना है और ध्यान से सुनना है। ठीक है, सबसे पहली चीज कि अगर 3 गोल्डन रूल्स की बात की जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता करना। ठीक है, रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता लगता कैसे है? जो फिक्स्ड होती है, जो फिक्स्ड होगी। सेकंड स्टेप क्या होता है? उस फिक्स्ड कमोडिटी के 1 यूनिट का रेट पता करना। अगर डायरेक्टली दिया हुआ है बहुत अच्छी बात है। अब रिक्वायरमेंट में या कोटेशन में 1 यूनिट का रेट या कमोडिटी का पता कैसे चलता है? जिसके साथ 1 यूनिट जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर डायरेक्टली दिया है सवाल बेहद आसान हो जाएगा। अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो अलग अलग तरीकों से कैसे कराता है वो एग्जामिनर, वो सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। पर आपको निकालना है पहले, जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। तीसरे स्टेप पे जो रेट है 1 किलो का, 1 यूनिट का, $1 का, 1 पाउंड का, 1 कैनेडियन डॉलर का, उसके रेट को सर्कल किया, जितने खरीदने हैं रिक्वायरमेंट में उतने के साथ मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द आंसर। इतना ही काम है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। सर कभी डिवाइड नहीं होता, ठीक है, वो देखेंगे सर कैसे, फिर वो बुक्स वाले तो करते हैं, वो मैं आपको खुद ही करा दूंगा, आप चिंता मत करो। पर इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं, जैसे मिठाई के डब्बों पे कई बार लिखा होता है ना कि हमारी कोई और ब्रांच नहीं है ना, उसी तरीके से इन गोल्डन रूल्स की दूर दूर तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से आपने मेरे साथ साथ सीखने हैं। ठीक है, अब आपको परेशान कैसे कैसे करता है, वो क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो अब आपने ध्यान से सुनने, है ना। बस उससे पहले एक लास्ट बार मेरे मन की तसल्ली के लिए बता दीजिए कि रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता कैसे चलता है? करेक्ट, जो फिक्स्ड होगी। सेकंड, एक कोटेशन में कमोडिटी का पता कैसे चलता है? करेक्ट, जिसके साथ 1 यूनिट जुड़ा हुआ होगा। ये बस आपने 2 चीजों का ध्यान रखना है और बाकी कोई ज्यादा मुश्किल काम यहां पर नहीं है। ठीक है, और इन 3 गोल्डन रूल्स में कभी जंप नहीं बस मारना। ठीक है, पहले रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता करो, सेकंड स्टेप उसके 1 यूनिट का रेट पता करो, थर्ड स्टेप पे सर्कल करो रेट को, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर ऑलवेज, एंड दैट शुड बी डॉट बाय डॉट मैचिंग विद योर प्रैक्टिस मैनुअल्स और द सजेस्टेड आंसर्स। उसकी आपने चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो नहीं मैच करते होते तो शायद मैं करा नहीं रहा होता, है ना। वो मैच करते हैं, और ये क्योंकि ये प्रिंसिपल जो है वो मेरे बनाए और आपके नहीं, दुनिया के बनाए वो प्रिंसिपल्स हैं, और ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कुछ छोटी छोटी बीमारियां, छोटे छोटे इलाज हम लोग सीखने वाले हैं और फिर आगे चलेंगे। अब मेरे पास हुआ क्या, मैंने आपको बताया कि कोटेशन है 1 किलो आलू इज इक्वल टू 10 रुपए की। क्या ये कोटेशन है? बिल्कुल है सर। कोटेशन की कितनी साइड्स होते हैं? 2 साइड्स, एक कमोडिटी और सामने उसका प्राइस। कमोडिटी का पता कैसे चलता है? जिसका 1 यूनिट जुड़ा होता है, और प्राइस उसके आगे वेरिएबल, है ना। अब मैं घर पे फ्री बैठा था, मेरे पास कोई काम धाम नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने सोचा आपको परेशान किया जाए, है ना।
मैंने आपको काम दिया कि अच्छा 1 किलो आलू 10 रुपए के हैं, अच्छी बात है, मुझे एक चीज बताओ कि 1 रुपए में कितने किलो आलू आएंगे। ठीक है, ऐसे मेरा दिल कर गया कि 1 किलो तो 10 रुपए के हैं, पर 1 रुपए में कितने किलो आलू आएंगे। अब वो लग गया कि सीधा सीधा यूनिटरी मेथड। अब आप लॉजिकली बताओ तो सर आप बता देंगे कि सर 100 ग्राम आ जाएंगे आलू। ठीक है, तो अगर आप मैथमेटिकली बोलो तो अगर 1 किलो आलू 10 रुपए के हैं तो 1 रुपए में जो आलू आएंगे वो आएंगे 1/10 kg। करेक्ट और नॉट? दिस इज सिंपली यूनिटरी मेथड। ठीक है, 1/10 kg, या अगर वैसे बोल दूं तो 100 ग्राम या 1/10 या 0.1 kg आलू जो है वो इसमें आ जाएंगे, है ना। तो आपने यूनिटरी मेथड उसके ऊपर लगा दिया। पर मजे की बात क्या है कि जैसे ही आपने ये यूनिटरी मेथड लगाया, उस टाइम पर जो उससे पहले ये मेथड लगा था, उससे पहले जो एक कोटेशन थी, उसमें जो 1 यूनिट था वो किसके साथ था? आलू के साथ। और इसलिए कमोडिटी क्या थी? आलू थी। अब जो आपकी एक नई कोटेशन बनी उसमें ये 1 यूनिट किसके साथ लगा हुआ है? द आंसर इज रुपए के साथ। तो अब कमोडिटी क्या बन गई? रुपया बन गया। तो क्या मैं सिंपली एक चीज बोल सकता हूं कि जब भी मुझे अगर किसी एक कोटेशन में कमोडिटी चेंज करनी हो तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि उसको 1 से डिवाइड करके लिख दो या सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दो। अगर फॉरेक्स मार्केट में ऐसे ही कोट में कमोडिटी चेंज करनी हो, लास्ट 2 मिनट बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है। मैंने यहां पे एक कोटेशन लिखी, $1 इज इक्वल टू रुपीज 63.47। इस कोटेशन में मुझे बताइए कि कमोडिटी करेंसी कौन सी है? कमोडिटी क्या है? डॉलर है सर। क्यों डॉलर है? थोड़ा दिखना शुरू हुआ आपको आलू ये? होपफुली यस, है ना। तो डॉलर क्यों कमोडिटी है? क्योंकि उसके साथ 1 यूनिट लगा हुआ है। अब मेरा फिर मन कर गया क्या कि मुझे 1 रुपए का रेट बताओ। तो क्या 1 रुपए का रेट बता सकते हो आप लोग? 1 रुपया इज इक्वल टू 1/63.47 डॉलर। करेक्ट। अब मुझे बताइए कि इस पहली वाली कोटेशन में कमोडिटी करेंसी क्या थी? डॉलर। और उसके आगे वेरिएबिलिटी में क्या था? रुपए। इस कोटेशन में कमोडिटी करेंसी क्या है? रुपए। और आगे क्या है उसका? प्राइस। तो क्या अगर कभी कमोडिटी आपको चेंज करनी पड़े तो क्या चेंज कर सकते हो कमोडिटी को? कोई ज्यादा दिक्कत की बात तो नहीं है। होपफुली सर हम लोग बिल्कुल बड़े आराम से कर सकते हैं ना। तो अब मैं आपको थोड़ा आपका टेस्ट लेते हैं। पहले ही दिन टेस्ट सर, करते हैं कोशिश। बुरे से बुरा क्या होगा? नहीं मिलेगा आंसर, उसके लिए तो मैं बैठा हुआ हूं, पर ट्राई करना ज्यादा जरूरी है ना। तो एक बार के लिए मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट जाओ और 4563.98 डॉलर्स परचेज करके लाओ। ठीक है, ये मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी। साथ में मैंने आपको एक कोटेशन भी दे दी, $1 इज इक्वल टू रुपीज 42.97। ये मैं डेसिमल में जान के इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी एक हैबिट हो जाए कि डेसिमल में होने से कोई कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो जाता है ना। वो चाहे, और अगर मैं यहाँ पे 1000 या 500 ऐसे लिखूं तो कई बार हमें लगता है बाद में जब डेसिमल्स की फिगर्स आती हैं कि अब तो नया आ गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअली पक्के हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और कॉन्सेप्चुअली वीक है तो चाहे जैसे मर्जी सवाल आते रहे, फिर हम लोग दिक्कत में रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो अब एक बार के लिए मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में अगर आपको टोटल आउटफ्लो निकालना हो तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले रिक्वायरमेंट में कमोडिटी क्या है? सर डॉलर है कमोडिटी। क्यों? क्योंकि ये नहीं कि परचेज करना, इसलिए नहीं है, इसलिए क्योंकि वो फिक्स्ड है कि इतने डॉलर्स लाने हैं हम लोगों ने, है ना। सेकंड स्टेप, $1 का रेट चाहिए। क्या $1 का रेट भी है अवेलेबल? बिल्कुल है सर। थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं? उस $1 का जो रेट है उसको सर्कल करते हैं हम लोग और मल्टीप्लाई कर देते हैं 42.97 इंटू 4563.98। तो $1 का रेट है ये, तो इतने डॉलर खरीदने हैं, तो टोटल रुपए कितने जाएंगे हमारे पास? आप निकाल सकते हो 42.97 इंटू 4563.98, 196114, अप्रोक्सीमेटली 0.2206। अब वही बात आ जाएगी कि सर इसके कितने डेसिमल लेने हैं, वो बताऊंगा धीरे धीरे, जब जरूरत पड़ेगी, जब सवालों पे पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे, है ना। अभी के लिए कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है हम लोगों ने।
अगर अगर यहां पे ही मैंने आपको क्या काम दिया कि 4,20,312 रुपए लेकर आओ, रुपए लेकर आओ। सर रुपए भी खरीदे बेचे जाते हैं? बिल्कुल। कोई फॉरेन से आया बंदा इंडिया, मान लो, उसको अब यहाँ पे रुपए चाहिए तो खरीदते होंगे वो रुपए भी, है ना। रेट जो है फिर यही लिखा हुआ मैंने, $1 इज इक्वल टू ₹42.97। अब आपकी अग्नि परीक्षा है, अब आपको अंगारों के ऊपर चलना पड़ेगा और इस सवाल का जवाब मेरे लिए ढूंढना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। साथ में करेंगे, चिंता मत करिए, बस जितना जितना पूछूं उतना उतना बताते चलना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में कमोडिटी क्या है जो फिक्स्ड होगा ना। क्या फिक्स्ड है? रुपए 4,20,312 लाने हैं सर, ये फिक्स्ड है, रुपए फिक्स्ड है ना, मतलब इन शॉर्ट करेंसी कौन सी फिक्स्ड है? रुपए। तो कमोडिटी करेंसी कौन सी हो गई? रुपए। सेकंड स्टेप पे क्या चाहिए मुझे? जो मेरी रिक्वायरमेंट में कमोडिटी है उसके 1 यूनिट का रेट चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि यहां पर जो नीचे कोटेशन अवेलेबल है, क्या उसमें उसके 1 यूनिट का रेट है अवेलेबल या नहीं? देख लीजिए, ढूंढ के देख लीजिए, क्या 1 यूनिट का रेट, 1 रुपए का रेट है या नहीं है? द आंसर इज नो। पर क्या थोड़ी मेहनत करके 1 रुपए का रेट बनाया जरूर जा सकता है? बिल्कुल बना सकते हैं सर, हम कोई नहीं, तीसरी क्लास में पढ़ के आए हैं। सॉरी, 1 रुपए का रेट क्या आ जाएगा? 1/42.97 करेक्ट। और जब तक सेकंड स्टेप पूरा नहीं होता थर्ड पे नहीं जाना आपने, और ये ऐसे करके आपने लिखना है जरूर। अगर आपने जंप मारे, मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों की आंसर शीट भी, एक जंप की वजह से 12 नंबर चले जाते हैं और कई बार वो 195 में बच्चा फेल हो जाता है बाद में, है ना। तो जंप अगर नहीं मारने तो नहीं मारने, जरूरत होती क्या सर पेपर हो जाएगा, बट बड़े आराम से होगा, कोई चिंता मत करो उस चीज की, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो 1 रुपए का रेट निकल गया। अब रिक्वायरमेंट में कमोडिटी पता रुपया है, उसके 1 यूनिट का रेट भी पता है। थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं? उसका जो रेट आया है उसको सर्कल किया और मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, मल्टीप्लाई करते करते वो डिवाइड ऑटोमेटिकली हो जाए, उसमें हमें कोई चिंता नहीं है, आपने मल्टीप्लाई करना है बस हमेशा, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर कॉन्सेप्चुअली सीखा हो तो फिर आपको ये नहीं रखना पड़ता याद कि ये बेस करेंसी है, प्राइस करेंसी है, कमोडिटी करेंसी है, ये करेंसी है, बिड रेट, ये आस्क रेट, कुछ नहीं। देसी तरीका हमेशा कामयाब होता है ना। तो 420,312 इंटू 1 डिवाइड बाई 42.97, इतने रुपए खरीदने के लिए इतने डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास, हाँ, अब वो मल्टीप्लाई करते करते डिवाइड हो जाए तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। $97 9781.52 अप्रॉक्स, ये आपका होगा टोटल खर्चा इतने डॉलर्स खरीदने, सॉरी इतने रुपए खरीदने के लिए, है ना। तो एक बार फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करने हैं 3 गोल्डन रूल्स। वो क्या है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट में कमोडिटी पता करो, अगर आपको पता चल जाए कैसे लगेगी पता, जो फिक्स्ड है। सेकंड स्टेप, उस फिक्स्ड कमोडिटी के 1 यूनिट का रेट पता करो। ठीक है, थर्ड स्टेप पे रेट को सर्कल करो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर डायरेक्टली रेट दिया हो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको यूनिटरी मेथड लगाकर उसके रेट को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। एक बार जब एक बार रेट आ जाए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग उसको आगे जो है बड़े आराम से चल सकते हैं। अब ये आप लोगों के पास था आज के दिन का काम, जो कि हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा जाने से पहले, पर उसके बाद आज हम बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं करेंगे, बस इनकी आपने जरूर प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको कुछ काम करने के लिए दे रहा हूं, कुछ होमवर्क दे रहा हूं, वो आपने एक बार के लिए ध्यान से नोट कर लेना है पहले, तो उससे खुद एक बार प्रैक्टिस करना है ना। मैंने आपको काम दिया, यू वॉन्ट टू परचेज, ये होमवर्क लिख लो, यू वॉन्ट to purchase Canadian dollars 42015 rates available are 1 Canadian dollar is equal to rupees 49.3215,
मैंने 4 डेसिमल कर दिया, क्या उससे फर्क पड़ेगा? कैलकुलेटर पे ही करना है आपने, क्या दिक्कत है? और सेकंड पार्ट इसका हो गया, यू वांट टू परचेज ₹2,00,000। ठीक है, तो ये आपने इन 2 सवालों के जवाब मुझे देने हैं। अभी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए जाने से पहले, ताकि होमवर्क आज के दिन के लिए एटलीस्ट कुछ रहे ही ना। उसके बाद आज के दिन के फिर आप लोगों की छुट्टी होगी। इसके आगे हम लोग जो है वो अगली क्लास में करेंगे। बस ये है कि ये 3 गोल्डन रूल्स आपने रिवाइज करके, लिख के, समझ के आने हैं। अब जल्दी से मुझे बताइए, सबसे पहले स्टेप में पहली बार जब करेंगे तो उसमें कमोडिटी क्या है रिक्वायरमेंट में, जो फिक्स्ड हो, कैनेडियन डॉलर। सेकंड स्टेप पे कैनेडियन डॉलर का रेट भी पता है, बिल्कुल सर। थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे और इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, बात खत्म। अब आया सेकंड पार्ट इसका, अगर मुझे 2,00,000 रुपए खरीदने हैं तो इसमें फिक्स्ड कमोडिटी क्या है, रुपए। सेकंड स्टेप, 1 रुपए का रेट चाहिए, क्या है गिवन या नहीं, और जब तक नहीं निकलेगा तब तक आगे नहीं जा सकते। सेकंड स्टेप जब तक पूरा नहीं हुआ थर्ड पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 1 रुपए का रेट है या नहीं, नहीं है सर। क्या 1 रुपए का रेट बट निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 रुपए इज इक्वल टू 49.3215 कैनेडियन डॉलर मतलब, है ना। अब क्या 1 रुपए का रेट भी आ गया। थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं हम लोग, चुपचाप से प्राइस को सर्कल किया और मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, मल्टीप्लाई करते करते डिवाइड हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आंसर्स एक बार मैं लिख रहा हूं यहां पे कैलकुलेट करके, आपने मैच जरूर कर लेने, है ना। तो ये मेरे पास आया 42015 इंटू 49.3215, 207,224 2 एक और 2.82 रुपीस। अगर इतने कैनेडियन डॉलर खरीदने हैं तो इतने रुपए देने पड़ेंगे ना, और इतने रुपए खरीदने तो इतने कैनेडियन डॉलर बदले में देने पड़ेंगे हमें। तो 2 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 49.3215 इक्वल टू 4055.03 कैनेडियन डॉलर्स। तो ये मेरे पास 2 अमाउंट्स होंगे जो हमें, अगर इतने कैनेडियन डॉलर खरीदने तो इतने रुपए देने पड़ेंगे, अगर इतने रुपए खरीदने तो इतने कैनेडियन डॉलर हमें देने पड़ जाएंगे, है ना। तो 3 गोल्डन रूल्स हमेशा काम करेंगे। इसमें जरा सी अमेंडमेंट क्या होगी वो एग्जैक्टली अगली क्लास में हो जाएगी, कोई इसमें चिंता नहीं है ना। पर ये है कि हाँ, ये आपने इतना जरूर आज के दिन के लिए करना है। रही बात आपके नोट्स की एंड ऑल की, तो एक बार के लिए वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूं कि आपको लिखा हुआ कैसे मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को वो मेंटली टेंशन ना रहे कि हम लिख नहीं पाए कोई चीज तो कैसे चलेगा काम, या कभी लगे तो वो मैं आप लोगों को अब एक बार के लिए बता दूंगा। आप लोगों के पास ये है आपकी बुकलेट, इसमें एक सेक्शन ही अलग से बना हुआ है। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूलाज फॉर क्विक रिवीजन ऑन पेज नंबर 204। और एक चीज इसमें आपने जरूर करनी है कि जितना मैं आपको पढ़ाऊं उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपने इन नोट्स को नहीं पढ़ना है, या मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर फिर भी क्योंकि वो पहले समझ लेंगे फिर पढ़ेंगे तो मजा आएगा, आपके लिए ही है। पहले पढ़ लोगे समझ नहीं आएंगे, मजा नहीं आएगा फिर पढ़ने का, है ना। मैंने कौन सा अपने पास रखने हैं। अब जैसे ये है तो एक बार देख भी लेते हैं, चाहे फॉरेन एक्सचेंज कोट मैंने लिखा है, जैसे $1 इक्वल टू 45, नीचे लिखा है 1 किलो आलू इज इक्वल टू 45। तो एक कमोडिटी मार्केट का प्राइस है, एक फॉरेक्स मार्केट का प्राइस है। हाउ टू कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर, 3 गोल्डन स्टेप्स। सबसे पहले कमोडिटी का पता करो। कमोडिटी वो करेंसी होगी जो, कमोडिटी आपकी वो करेंसी होगी जो कि
फिक्स्ड है ना, जिसका अमाउंट फिक्स्ड हो, फिर इसके 1 यूनिट का रेट पता करो, देन मल्टीप्लाई द अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। एग्जांपल भी है, $1 का 45 रेट है और मुझे $5000 अगर खरीदने हैं, तो कमोडिटी क्या है, डॉलर। उसके $1 का रेट पता किया, वो गिवन था $1 45, सो टोटल आउटफ्लो इज सर्कल किया, मल्टीप्लाई कर दिया। बट अगर मुझे रुपए खरीदने हो, तो मेरे पास इस कोटेशन में कमोडिटी जो है वो डॉलर है, मुझे रुपए को क्या बनाना पड़ेगा एक बार के लिए, कमोडिटी, और वो आपने लिखना है 1/45। उसके बाद सर्कल किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इतना ही काम है, इससे ज्यादा पूरे फॉरेक्स में कुछ नहीं होता है, बस इतना आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद मेन क्रक्स यहाँ पे, नेवर फॉरगेट द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ कन्वर्जन, सेकंड इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलवेज पर एनम। ये पहला आज के दिन पे हम लोगों ने काम किया था, ये आपने अभी नहीं पढ़ना है। क्या है ये 3 गोल्डन रूल्स में एक छोटे से स्टेप अगला, वो हम इससे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बट ये नोट्स आप लोगों को बड़े आराम से मिल जाएंगे, तो इन नोट्स की कोई चिंता आपने नहीं करनी है, ठीक है। बस ये है कि स्टेप बाय स्टेप, जब जब मैं जितना जितना आपको कराने की कोशिश करूं, उतना उतना आपने साथ साथ जरूर करना है। 10 से 15 मिनट से ज्यादा आपका होमवर्क जनरली होता नहीं है, पर वो आपने ईमानदारी से साथ साथ करते चलना है। और क्वेश्चंस और ये चैप्टर्स कब कैसे कंप्लीट होते जाएंगे वो आपको भी पता नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो आपकी नॉर्मली 1 hour 30 मिनट से लेकर 1 hour 45 मिनट्स के आसपास तक हुआ करेगी, ठीक है। आज की क्लास मैं 1 hour 30 मिनट्स के आसपास की रख रहा हूं। उसके बाद आप लोगों के पास जो क्लासेस होंगी, कुछ कभी क्वेश्चंस वगैरह चल रहे होंगे, तो 1 hour 30 to 1 hour 45 मिनट्स तक की क्लास चलेगी। उतनी उतनी आपने जरूर लगानी है, उसके बाद होमवर्क पर उसमें फिर ज्यादा नहीं हुआ करेगा, है ना। पर जब जब जो जो जैसे जैसे सवाल आपको मिलता है, उतना उतना बस आप लोगों ने साथ साथ सीखते चलना है, ठीक है। ज्यादा ना तो कुछ टेक्निकल है, ना अपनी तरफ से बनाना है, बस स्टेप बाय स्टेप जितना जितना सीखें कॉन्सेप्चुअली उसके साथ चलना है, ठीक है। अभी आज के दिन के लिए इतना ही। अगर कोई ज्यादा डिटेल्स या कुछ आपको कोई भी मैसेज वगैरह करना हो, व्हाट्सएप पे पूछना हो, कुछ भी कोई भी क्वेरी हो, स्लो लगे फास्ट लगे कुछ भी हो, तो वो आपने जो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, ठीक है, या आपके पास मेरा नंबर भी होगा, तो उस नंबर पे आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। दैट्स इट फॉर द डे। इसके बाद कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर, स्टे सेफ, विंटर्स आर गोइंग ऑन। अपने आप को हेल्दी और सेफ रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज के लिए दैट्स इट।